मित्रों, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की जियोग्राफिकल हवालों से एक खास अहमियत है, और वो अहमियत ये है कि अफगानिस्तान जो है ये ब्रिज है असल में सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के दरमियान। यानी अफगानिस्तान के एक तरफ से साउथ एशिया शुरू होता है, दूसरी तरफ से सेंट्रल एशिया शुरू होता है। इसी तरह से बांग्लादेश जो है ये भी ब्रिज है साउथ एशिया और आसियान के दरमियान। बांग्लादेश की एक तरफ से आसियान शुरू होता है, दूसरी तरफ से साउथ एशिया शुरू होता है। लेकिन अफगानिस्तान का एक डीमेरिट है, डिसएडवांटेज है उनकी जियोग्राफी का, और वो ये है कि इनके पास पोर्ट नहीं है। लिहाजा ये कनेक्टिविटी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर इंपॉर्टेंस तो रखता है, लेकिन पोर्ट ना होने की वजह से इसका जो पोटेंशियल है वो थोड़ा सा कम रहता है हमेशा। बांग्लादेश के साथ ये मसला नहीं है, मतलब वो ब्रिज हैं साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के दरमियान, और इनके पास अपने पोर्ट्स भी हैं और बड़े अच्छे अच्छे पोर्ट्स हैं। लेकिन बांग्लादेश ने लंबे अरसे तक अपने जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस से फायदा हासिल नहीं किया। इसकी वजह यह भी रही है कि बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो इंडिया सेंट्रिक रही है। बांग्लादेश के अंदर जो लंबे अरसे से सरकार रही वो फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त इंडिया की सेंसिटिविटीज को नजर में रखते हुए फॉरेन पॉलिसीज बना रहे होते थे। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि जब चाइना का BRI आया, अब बांग्लादेश BRI का हिस्सा था, और BRI बहुत सारे मुल्कों में है, BRI सेंट्रल एशिया के अंदर भी है, और सेंट्रल एशिया वो इलाका है जहां पर बांग्लादेश की जो प्रेजेंस है ट्रेड के हवालों से वो ना होने के बराबर है। बहुत बड़ी मार्केट है एनर्जी के हवाले से भी खास तौर पर, लेकिन अनटैप्ड है। बांग्लादेश ने इस मार्केट से कोई फायदा हासिल ही नहीं किया अभी तक। 50 साल से ज्यादा हो गया इसको बने हुए, लेकिन बांग्लादेश ने फायदा हासिल नहीं किया, ना ही सेंट्रल एशियंस के साथ उनके कोई लंबे चौड़े आपको टाइज नजर आते हैं। BRI बनने के बाद कनेक्टिविटी मौजूद थी बांग्लादेश के लिए अगर वो इसको इस्तेमाल करना चाहते, और एक वक्त ऐसा भी आया कि जब काफी इंटरेस्ट शेख हसीना साहिबा की सरकार ने शो भी की थी। आज से तकरीबन 3 साल पहले 2021 में इसी प्रोग्राम के अंदर मैंने इस मुद्दे को डिस्कस किया था। एपिसोड नंबर था 362, हेलो सेंट्रल एशिया, बांग्लादेश इज ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ द नियर फ्यूचर। तब से लेकर काफी कुछ तब्दील हुआ है, और जो चीजें मैंने इस प्रोग्राम के अंदर कही थी तकरीबन रीजन वैसा ही इस वक्त आपको बनता हुआ नजर आया है। बांग्लादेश फ्यूचर इज शेपिंग अप, इंडिया वॉन्ट हैव मच रिलेवेंस, ये मैंने वहां पर प्रेडिक्शन की थी। और अब आप देखिए यहाँ पर जो शेख हसीना की सरकार धबरदूस हुई है तो इंडिया के रिलेवेंस वाकई में यहाँ पर काफी हद तक कम हो चुकी है। तो ये वो दौर था जब बांग्लादेश के पॉलिसी मेकर्स का एक जहन बन रहा था सेंट्रल एशिया की तरफ, और सोचा जा रहा था कि इस मार्केट तक एक्सेस से हासिल की जा सके और थोड़ा सा अपना जो ट्रेड का हिसाब किताब है वो यहाँ से शुरू किया जा सके। लेकिन फिर बाद में इंडियन सेंसिटिविटीज की वजह से बांग्लादेश स्लो हो गया, और उन्होंने कुछ ज्यादा कोशिशें करना भी छोड़ दी कि सेंट्रल एशिया में चलें, छोड़े जी। वजह यह थी कि इंडिया नहीं चाहता था कि बांग्लादेश ये जो BRI के प्रोजेक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल एशिया तक जाए, क्योंकि पाकिस्तान बीच में आ रहा था। अगर आप नक्शा देखें तो ये सेंट्रल एशिया का नक्शा है। आप देख सकते हैं कि सेंट्रल एशिया एक लैंड लॉक्ड इलाका है, और यहां तक जाने के लिए आपको पाकिस्तान के जमीनी रास्तों से क्रॉस करना पड़ता है। चाइनीज प्रोजेक्ट्स यहां पर बने हुए हैं, पाकिस्तान के हाईवेज भी बने हुए हैं, सारा कुछ है, मतलब बड़ा जबरदस्त यहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है सेंट्रल एशिया की मार्केट्स तक जाने के लिए। लेकिन चूंकि पाकिस्तान था और इंडिया नहीं चाहता था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान इस तरह से ट्रेड या कनेक्टिविटी के मामला आगे बढ़ें, तो शेख हसीना ने ब्रेक लगा दी इंडिया की वजह से। इंस्टेड इंडिया ने यह किया कि ये वाला जो प्रोजेक्ट, ये दूसरा आप देख रहे हैं, ये इंडिया का चाबहार प्रोजेक्ट है। इंडिया ने कहा कि जी हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक कॉरिडोर बनाएंगे जो कि अफगानिस्तान से होते हुए, ये पुराना प्रोजेक्ट है, अफगानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशिया जाएंगे। बांग्लादेश के पॉलिसी मेकर्स भी गालिबन इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि ये जब बन जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा, तो सेंट्रल एशिया की मार्केट को तब देखेंगे हम इंडिया के इस प्रोजेक्ट के जरिए। लेकिन वो हो नहीं सका। अफगानिस्तान के अंदर जब सरकार चेंज हो गई तो ये प्रोजेक्ट ही धबरदूस हो गया। अब अलबत्ता ये हो रहा है कि वहां पर जो नई सरकार आई है वो तो इतना ज्यादा इंडियन इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो वो नई नई मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इसी हवाले से आसियान जो है, आसियान की जो मार्केट्स हैं जो कि बिल्कुल बांग्लादेश के नेबरहुड में ही है, लेकिन बांग्लादेश की वहां पर भी कुछ ज्यादा एक्सेस नहीं आपको नजर आती ट्रेड के हवालों से। तो बांग्लादेश की जो इंटरम गवर्नमेंट आई है वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हम आसियान के अंदर शामिल हो जाएं, आसियान ब्लॉक में, और वहां पर भी जो बांग्लादेश का ट्रेड है उसको ग्रो करवाया जा सके। इसी हवाले से मलेशिया की हेल्प ली गई है
ایشیا نیوز نیٹ ورک نے رپورٹ کیا ہے کہ بنگلہ دیش چیف ایڈوائزر یونس سیکس ملائیشیا سپورٹ فار آسیان ممبرشپ، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ in response the Malaysian High Commissioner stated that Malaysia, which is set to chair ASEAN next, would convey Yunus's request to the relevant authorities. She also expressed Malaysia's willingness to collaborate with the Yunus-led interim government. اچھا، اس کے اندر وہ ملائیشیا کی جو ہائی کمشنر ہے ان کے الفاظ دیکھیے، وی ٹرسٹ ان یو، وی وش یو آل دا بیسٹ. یہ ملائیشیا کہہ رہا ہے بنگلہ دیش کو. تو یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ نئی سرکار کی جانب سے کیا گیا. آسیان میں پریزنس کیوں نہیں ہے بنگلہ دیش کی، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. چلو سینٹرل ایشیا کی تو کیا کمپلیکیشنز تھی وہ تو بتا دیا آپ کو، آسیان میں کیوں نہیں؟ انڈیا اگین، انڈیا آسیان کے حوالے سے بھی انڈیا کے یہ ڈیزائنز تھے کہ ان کا جو ایکٹ ایسٹ اور لک ایسٹ پالیسیز ہیں ان کی، وہ انہی ایریاز کے حوالے سے ڈیزائن کی گئی ہیں. مطلب ان میں جو منی پور ہے وہ اصل میں دروازہ تھا انڈیا کی ایکٹ ایسٹ پالیسی کا، وہ دروازہ منی پور تھا. یہاں سے پھر میانمار سے ہوتے ہوئے ٹریڈ کوریڈورز گزرنے تھے. انڈیا چاہتا تھا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ انہی ٹریڈ کوریڈورز کو استعمال کرتے ہوئے وایا بھٹنڈا، یعنی وہ ڈائریکٹلی پہنچ سکتے تھے، ان کے پاس اپنے پورٹس ہیں، زیادہ آسانی کے ساتھ بنگلہ دیش پہنچ سکتا ہے آسیان کے مارکیٹس تک. لیکن انڈیا چاہتا تھا کہ بنگلہ دیش بھی یہ جو نارتھ ایسٹ کے راستے ہوں گے جو بنا رہے تھے، یہ سارا ٹریڈ اور کنیکٹیوٹی کی جو پروجیکٹس انڈیا لگا رہا تھا اپنے نارتھ ایسٹ تک پہنچنے کے حوالے سے، تو وہ چاہتے تھے کہ بنگلہ دیش جو ہے یہ منی پور کے راستے اور ایکٹ ایسٹ کے حوالے سے جو ٹریڈ کوریڈورز ان کے بنیں گے، تو ان کو وہ استعمال کرتے ہوئے ان ایریاز کو ایکسپلور کرے جتنا وہ کر سکتے ہیں. یعنی ان کی کشتی میں سوار ہو کے تو یہ نئی مارکیٹس کو ایکسپلور کریں، اپنے بلبوتے پہ نہیں، ان کی مارکیٹ میں سوار ہو گئے. ایک بلاک کی طرح سے ٹریٹ کر رہا تھا انڈیا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ پورا بلاک ہے، ہمارے ساتھ بھوٹان ہے، ہمارے ساتھ نیپال ہے، ہمارے ساتھ بنگلہ دیش ہے. تو اس طرح بلاک کی صورت میں ایک پالیسی انڈیا کی جو تھی وہ نظر آتی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ وہ ایکٹ ایسٹ پالیسی خود ہی دھپڑدوس ہو گئی انڈیا کی. وہ میانمار کی ملٹری جنتا جب پاور میں آئی تو وہاں پر سول وار شروع ہو گئی، اور سول وار کے نتیجے میں انڈیا کے اپنے جو پروجیکٹس تھے وہ ختم ہو گئے میانمار سے، اور یہاں منی پور کے اندر بھی سول وار شروع ہو گئی، ابھی تک جاری ہے. میتیز اور کوکیز لڑ پڑے آپس میں، تو ایکٹ ایسٹ پالیسی ہو گئی دھپڑدوس وہاں پر. تو بنگلہ دیش اس والے بلاک سے بھی ڈسکنیکٹڈ رہا کافی عرصے تک، اور ٹریڈ ان کی زیادہ تر جو کوشش رہی وہ اسی حوالے سے رہی کہ انڈیا کے ساتھ جو بنگلہ دیش کا ٹریڈ ہے بس وہی بڑھنا چاہیے. قریب ہے نا، بس بارڈر ملتا ہے دونوں ملکوں کا، تو قریب ہے، زیادہ ایزی لگتا ہے وہاں پر، گڈس اور سروسز کی جو موومنٹ ہے زیادہ ایزی رہتی ہے. تو زیادہ کوشش وہاں پر کی گئی شیخ حسینہ صاحبہ کی سرکار کی جانب سے. لیکن جو نئی سرکار آئی ہے ان کی پالیسیز ڈیفرنٹ ہیں، اور یہ نئے نئے ایریاز کو اور نئی نئی مارکیٹس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آسیان کے اندر بھی جو بنگلہ دیش کوشش کر رہا ہے کہ وہ شامل ہو جائیں، وہ اسی تبدیل شدہ پالیسی کو ظاہر کر رہا ہے.